छोटे से गांव में बब्बन नाम का आदमी रहता था। बब्बन बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं ढंग से करता था। वह महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन बब्बन सोचने लगा, इतने बड़े घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता है। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं, बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूँगा। मुझे अपनी शादी के बारे में अशोक चाचा से बात करनी चाहिए। फिर बब्बन अपने चाचा के घर चला गया और चाचा से बोला, चाचा अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी शादी करवा देते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन बब्बन तुम तो कुछ करते धरते नहीं हो। एक दिन काम करता है और 4 दिन घर में सोता है। बब्बन बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है और मेहनत मशक्कत तुम करना नहीं चाहते हो तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चाचा मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है बब्बन, मैं जल्दी ही कोई अच्छी सी लड़की देख करके तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में अशोक चाचा ने बब्बन की शादी करवा दी। बब्बन जब अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पहुंचा तो बब्बन के घर की हालात को देखकर उसकी पत्नी सुषमा घबरा गई। वह सोचने लगी कि हे भगवान, यह घर है या कबाड़ खाना। क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ सुषमा, तुम क्या सोच रही हो। आज से घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो ही जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस लौट आऊँगा। सुषमा पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने लगी और फिर खाना बनाई। अपनी पत्नी के हाथों का खाना खाकर बब्बन बड़ा ही खुश हुआ। वह सोचने लगा, आज वर्षों के बाद इतना स्वादिष्ट और भरपेट खाना खाने को मिला है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह सुषमा के हाथों का गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। यूं ही खाया करूँगा और आराम किया करूँगा। ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत गए। जब सुषमा ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं कोई काम धंधा करने नहीं जाता है, तो एक दिन सुषमा अपने पति बब्बन से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा। आप कुछ करते क्यों नहीं हो। भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं यह सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहोगे। ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ है जिससे 2-4 दिन की रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्दी ही कोई काम तलाश कर लूँगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन भी खत्म हो जाता है। सुषमा अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और
क्या तुम्हें खिलाऊं? लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो सुषमा, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर बब्बन घर से चला जाता है। घर की यह हालत देखकर सुषमा सोचने लगी, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया। यह आदमी तो एकदम निखट्टू है, इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। यह तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। कुछ ही देर में बब्बन सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर पर आ पहुंचा। इतना सारा राशन का सामान देखकर सुषमा अपने पति से कहने लगी, आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप यह सामान कहाँ से लेकर आए हो? अरे भाग्यवान, मैं यह सारा सामान अपने दोस्त माधव की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ही उधार लाए हो, किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे? अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? तब की बात तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूँ। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता था तो बब्बन किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता था। इस तरह उस पर काफी कर्जा हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर सुषमा अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद बब्बन की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन बब्बन सोचने लगा, जब से सुषमा अपने माँ के घर गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइनें लगी रहती है। सुषमा सही कहती थी कि उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटाओगे। मुझे कैसे भी करके उधार वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपनी ससुराल चला जाता हूँ। 1-2 महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पी करके मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का यही अच्छा तरीका है। ना यहाँ रहूंगा और ना ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। ऐसा सोचकर अगले ही दिन बब्बन अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया था, पैरों में बहुत दर्द होने लगा था। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर बब्बन कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर आराम करने के बाद वह अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद बब्बन फिर से थक गया। कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपनी ससुराल जा सकूं। तभी बब्बन की नजर एक घोड़े पर पड़ी। घोड़े को देखकर बब्बन खुशी से झूम उठा। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन यह घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लगता है कि यह अपने मालिक की नजर से भाग करके बच करके इधर आया है। वाह ऊपर वाले, वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस घोड़े की सवारी करके। फिर बब्बन उस घोड़े के पास जा करके उसके पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, यह तो बहुत ही सीधा मासूम घोड़ा है। इसने मुझे अपनी पीठ पर कितनी आसानी से बैठा लिया। अब तो मुझे अपनी ससुराल पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। ओ मेरे सीधे और शरीफ घोड़े, चल जल्दी मुझे मेरी ससुराल पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुम्हें भरपेट के काले चने खिलाऊंगा।
बब्बन के इतना कहते ही घोड़ा चलने लगा। फिर वह बहुत तेजी से भागता हुआ घोड़े की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई कि बब्बन की हालत खराब हो गई। फिर बब्बन घोड़े की पीठ से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। हाय राम, मार डाला कम वक्त ने। मैं तो इसे बड़ा ही सीधा समझ रहा था, लेकिन यह तो एक नंबर का बदमाश निकला। आज मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरा भी पाला बब्बन से पड़ा था। रुक, अभी रुक, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। फिर बब्बन ने उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उसे पीटने लगा। एकदम बब्बन के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं इस घोड़े का मालिक मुझे घोड़े को पीटता हुआ देख ना ले। अगर इसके मालिक ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। फिर बब्बन उस घोड़े को पेड़ से बांधकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुंच गया। अरे दामाद जी, आप, मैं अभी सुषमा से आपके बारे में ही बातें कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आप बतलाइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए आपके दर्शन करने चला आया। पास खड़ी सुषमा सब समझ रही थी कि बब्बन झूठ बोल रहा है। वह तो मुझे लेने आया है। अरे सुषमा, तुम खड़ी खड़ी बेटी क्या सोच रही हो? बेटी जाओ दामाद जी के लिए पानी लेकर आओ। सुषमा बब्बन के लिए पानी लेने चली गई। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटों में वापस आऊंगा। इतने में ही सुषमा बब्बन के लिए पानी लेकर आ पहुंची। फिर सुषमा बब्बन से कहने लगी, कैसे हैं जी? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सुषमा बब्बन के लिए मिठाइयाँ ले आई। मिठाइयों की थाली देखकर बब्बन अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम यह मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी भर गया है। अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है। बब्बन की यह बात सुनकर सुषमा सोचने लगी, अब इनका काम लगता है कि अच्छा चल रहा है, तभी तो यह मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना यह तो बहुत मिठाइयाँ खाते थे। अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ, यह मिठाई मुझे दे दो। अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से मिठाई लाई हो तो थोड़ा बहुत खानी ही पड़ेगी। जाओ, अब तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुषमा बब्बन के लिए खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगा। बब्बन घर से बाहर आकर लोगों से पूछता था, अरे भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई है? दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं पर भाग गया है। पूरे दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला है। अपने ससुर की बात को सुनकर बब्बन सोचने लगा, कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं है जिसे मैं पेड़ से बांध करके छोड़कर आया हूँ। पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा। मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। आप घबराइए मत, आपका घोड़ा जल्दी ही मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ तो दिखलाइए। फिर वह आदमी बब्बन को अपना हाथ दिखाने लगा। हाथ देखते ही बब्बन बोला, तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देखकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो
कि घोड़ा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है। वह सब तो आपको मैं बाद में बतलाऊंगा। पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाइए, इससे पहले कि उस घोड़े को कोई और खोलकर ले ना जाए। वह आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच गया। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल गया, जैसा कि बब्बन ने बताया था। उसके बाद वह आदमी अपने घोड़े को लेकर के गांव की ओर चल पड़ा और फिर अपने घोड़े से कहने लगा, अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अगर सुषमा का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी भी नहीं मिल पाता। तेरे बगैर तो यार मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो आदमी घोड़े को लेकर के घर पर वापस लौट आया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, सुषमा का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखकर मात्र एक ही मिनट में मेरे घोड़े का पता बतला दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम सुषमा के पति को अपना हाथ दिखा करके उसके बारे में पता कर सकते हो। यह बात सुनकर के सभी गांव वाले बब्बन की प्रशंसा करने लगे। सुषमा भी अपने पति की प्रशंसा होते देख बड़ी ही खुश हो गई। एक दिन रात के समय बब्बन को बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए वह घर से बाहर आकर के घूमने लगा। घूमते घूमते वह जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर बब्बन बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने बब्बन से पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? बब्बन बहुत ज्यादा डर गया था। वह सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ कि मैं भी चोर हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं भी आप लोग की ही तरह एक चोर हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसीलिए थक हार करके अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम भी हमारी तरह एक चोर ही हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा बब्बन मरता क्या न करता। ना चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों का सरदार बब्बन से बोला, देखो बब्बन, आज से तुम हमारे साथी हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे, उस घर से हमें केवल वही सामान चुराना है जो कि कीमती हो और अपनी कोई भी ऐसी चीज वहां नहीं छोड़ना है जिससे हम पकड़े जाएं। ठीक है भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। फिर वह सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। तभी बब्बन की नजर एक पीतल की परात पर पड़ गई। रात होने की वजह से वह परात सोने की तरह चमक रही थी। बब्बन ने सोचा, अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की परात है। ये इस घर में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अगर मैंने यह परात उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत ही खुश होगा। फिर बब्बन ने वह परात उठा ली। अरे, परात तो बड़ी भारी है, इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस परात को बजाकर देखता हूँ, माल अच्छा भी है या नहीं। जैसे ही बब्बन परात को बजाता है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं और वह बब्बन के साथ सभी चोरों को पकड़ करके राजा के पास ले जाते हैं और फिर
उस घर का मालिक राजा को सारी बात बताता है। राजा सबसे पूछते हैं, क्यों भाई, तुम परात क्यों बजा रहे थे? परात बजाने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। बब्बन बड़ी ही चालाकी से राजा से बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा और एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए परात बजाई थी। राजा ने बब्बन की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी परात क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही परात बजाई होगी। फिर क्या था? फिर राजा बब्बन से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत ही खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। फिर बब्बन 20 सोने के सिक्के लेकर के अपने घर लौट आया। जब बब्बन अपने ससुर को 20 सोने के सिक्के दिखाया तो उसका ससुर कहने लगा, अरे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? ससुर जी, यह सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए हैं, क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया है। इसीलिए महाराज ने मुझे यह भी सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दे दिए हैं। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव वापस लौट गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया। उन चोरों को पकड़वा करके पूरे गांव में बब्बन की होशियारी की बात फैल गई कि सुषमा का पति बहुत ही होशियार है। उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। सुषमा अपने पति की बहादुरी की बात को सुनकर सोचने लगी, मेरी तो मति मारी गई थी जो इनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती थी कि एक नंबर का निखट्टू है, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तो गलत थी, यह तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। गांव के बहुत से लोग बब्बन से मिलने आने लगे। बब्बन भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने उनको पकड़वाया कैसे? अरे भाई, यह सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथ पकड़वा करके राजा जी के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में यह बात और भी ज्यादा फैल गई कि बब्बन एक बहुत ही ज्योतिष है, उसके पास हर चीज की मालूमात है। एक दिन अचानक रानी का हाथ चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोरों का कुछ भी अता पता नहीं चला। फिर राजा मंत्री से बोले, मंत्री, चोर का कुछ भी पता नहीं चला कि चोरी किसने की है। नहीं महाराज, अभी तक तो उस चोर का पता नहीं चल पाया है, लेकिन महाराज, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वह जरूर हार के बारे में बता सकता है। कौन है वह आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? महाराज, आप उसे जानते हो। वह आदमी वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने की खुशी में भी सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। सैनिकों, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बब्बन को हमारे पास लेकर आओ। फिर क्या था, 2 सैनिक बब्बन को पकड़ करके राजा के पास ले आए। फिर महाराज बब्बन से कहने लगे, सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिष हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानता हूँ सरकार। अन्नदाता, ईश्वर की कृपा से ज्योतिष विद्या
थोड़ा बहुत आती है। बब्बन, तुम वाकई बड़ी ही सोच वाले आदमी हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वह कभी अपनी असलियत की तारीफ नहीं करते हैं। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। रानी का हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है, अब तुम हमें बताओ, रानी का हार कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुक्म महाराज, कल तक रानी का हार जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर के बब्बन अपने घर चला गया और फिर सोचने लगा अब क्या होगा। बब्बन, मैं रानी का हार कहाँ से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक महाराज को रानी का हार नहीं दिया तो वह मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे या मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद करो। बथुआ यही सोच रहा था कि उसके पास उसकी पत्नी सुषमा आ पहुंची। वह बब्बन से कहने लगी, क्या हुआ जी, आप इतनी उदास क्यों हो? और आपको महाराज ने क्यों बुलाया था? महाराज को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, तुम जाओ और मुझे कुछ देर आराम करने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर बब्बन घर के बाहर चारपाही पर लेट गया। वह पूरी रात सोचता रहा कि कल राजा मुझे मार देगा, इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो बब्बन उठ कर के बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा कि नींद, तुम जल्दी आ जाओ, सुबह तो राजा मेरी गर्दन काट ही देगा। लेकिन बब्बन की बात जब उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन ली, उसका नाम निदिया था, वह राजमहल में काम करती थी, वही रानी का हार चुरा करके लाई थी। बब्बन के मुख से यह बात सुन करके वह औरत डर गई। अरे, लगता है कि बब्बन ज्योतिष को मेरे बारे में पता चल गया है। अब वह राजा को बता देगा, फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार देगा। फिर वह औरत बब्बन के पास पहुंची और बब्बन से कहने लगी, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिष, आप महाराज को मत बताना कि हार मैंने ही चुराया है, वरना महाराज मुझे और मेरे पति को मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, जाओ वह हार मुझे ला करके दे दो। फिर निदिया बब्बन को वह हार ला करके दे दी। अगली सुबह हार लेकर के बब्बन राजा के पास पहुंच गया और फिर वह हार राजा को दे दिया। रानी का हार देखकर महाराज बहुत ही खुश हुए और वह बब्बन से कहने लगे, बब्बन, ज्योतिषी तुम्हारी लाजवाब है, वाकई हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, इसीलिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। फिर राजा बब्बन को 100 सोने के सिक्के दे करके विदा कर दिए। अब बब्बन के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर बब्बन अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव चला जाता है और वह अपना सारा कर्जा चुका देता है। उसके बाद बब्बन एक बहुत ही आलीशान घर बनवाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताता है।